Hey everyone, this is Shabnam Sayyed and welcome to all on my channel. So from today onwards, I will be bringing you Vision IAS daily current affairs videos and I will simplify everything so it is easy for you to understand. एंड यहाँ पर हम इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम देखेंगे 11 जुलाई के करंट अफेयर्स. पहली न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस यूनियन ऑन सीबीआई यूज विदाउट स्टेट कंसेंट. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो वेस्ट बंगाल के द्वारा सूट फाइल किया गया था उसको अपहोल्ड किया है. और ये जो सूट फाइल किया गया था इसमें वेस्ट बंगाल ने एक्यूज किया था यूनियन को कि बिना उसकी कंसेंट के सीबीआई का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच किया गया और फेडरलिज्म को वायलेट किया गया. ये जो सूट फाइल किया गया था ये फाइल किया गया था अंडर आर्टिकल 131. तो आर्टिकल 131 ये क्या है? आर्टिकल 131 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन होता है सेंटर और एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट में. तो इसी के तहत सूट फाइल किया गया था. सीबीआई कंसेंट रूल्स ये क्या है? सीबीआई को किसी पार्टिकुलर स्टेट में क्राइम इन्वेस्टिगेट करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट्स का कंसेंट लेना पड़ता है. और ये जो पावर है कंसेंट की ये मिली हुई है सीबीआई को अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. तो इसी के तहत क्या है, जो सीबीआई है वो स्टेट्स में जा सकती है. दो तरीके की कंसेंट होती है, एक होती है जनरल कंसेंट, दूसरी होती है स्पेसिफिक कंसेंट. जनरल कंसेंट इसमें क्या होता है, सीबीआई को हर बार परमिशन लेनी पड़ती है जब वो स्टेट में एंट्री करती है किसी इन्वेस्टिगेशन या केस के लिए. एंड दूसरी होती है स्पेसिफिक कंसेंट. इसमें सीबीआई को हर केस के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी नहीं पड़ती. सॉरी, जनरल कंसेंट में क्या होता है, परमिशन नहीं लेनी पड़ती. एक बार कंसेंट मिल गई तो कभी भी सीबीआई जा सकती है किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. लेकिन जो दूसरी होती है स्पेसिफिक कंसेंट, इसमें क्या है, हर केस के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से. तो वेस्ट बंगाल ने क्या किया था, 2018 में जनरल कंसेंट वापस ले ली थी. तो अब अगर सीबीआई जाएगी वेस्ट बंगाल तो उसको क्या है, हर केस के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की. इसी तरीके से क्या हुआ था, और जो कई स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपनी जनरल कंसेंट वापस ले ली थी. लेकिन इस जनरल कंसेंट के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीबीआई को ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बिना स्टेट के कंसेंट के. एंड कंसेंट उन केसेस पर अप्लाई नहीं होता जहां कोई ब्राइब लेते हुए रेड हैंडेड पकड़ा गया हो. नेक्स्ट न्यूज़ में है, इंडिया ने मदद भेजी है पपुआ न्यू गिनी को क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी. तो इस तरीके से हेल्प करके इंडिया ने अपनी कमिटमेंट दिखाई है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉपरेशन पार्टनरशिप के लिए. फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉपरेशन ये क्या है, ये 2014 में बना एक मल्टीनेशनल ग्रुपिंग कॉपरेशन है इंडिया एंड 14 पैसिफिक आइलैंड्स के बीच में. 14 पैसिफिक आइलैंड्स ये हैं कुक, फिजी, किरबती, मार्शल, माइक्रोनेशिया, नौरू, नियू, समोआ, सोलेमन, पलाऊ, पपुआ, टोंगा, तुवालू एंड वनोतू. एंड ये जो आइलैंड हैं ये 3 मेजर ग्रुप्स के पार्ट हैं, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस ग्रुपिंग के, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना बिजनेस एक्सचेंज के थ्रू. दूसरा, ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक पॉलिसी और साउथ साउथ कॉपरेशन का मैनिफेस्टेशन भी है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिहाज से ये आइलैंड लार्ज
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज जैसे नेचुरल गैस के सोर्सेज हैं। दूसरा, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिहाज से इंडो पैसिफिक रीजन में इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करने के लिए, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए और इंडिया के ब्रॉडर मैरीटाइम स्ट्रेटेजी को बढ़ाने के लिए ये आइलैंड काफ़ी महत्व रखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में है, IUCN ने अपनी रेड लिस्ट को अपडेट किया है। तो ये जो लिस्ट होती है ये इंफॉर्मेशन देती है एनिमल, प्लांट और फंगस स्पेसीज के बारे में जो एक्सटिंक्शन के रिस्क पर हैं। तो गौर करने वाली बात है इसमें, ना ही सिर्फ एनिमल, प्लांट और फंगस भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस लिस्ट में बताया गया है कि 1,63,000 स्पेशीज लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 45,000 एक्सटिंक्शन की रिस्क में हैं। 9 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट एवेल्युएटेड। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको फेस करना पड़ रहा है प्रेशर, पोचिंग से, क्लाइमेट चेंज से एंड इन्वेसिव स्पेशीज से। तो लिस्ट में बताया गया है कि कुछ स्पेशीज ऐसी हैं जिनका स्टेटस इम्प्रूव हुआ है, जैसे कि ला गोमेरा जाइंट लिजार्ड, इसका साइंटिफिक नेम है गैलोथिया ब्रेवियोना। इसका स्टेटस इम्प्रूव हुआ है। पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में थी, अब ये इंडेंजर्ड में आ गई है और ये मिलती है कैनरी आइलैंड्स में। दूसरा, इस लिस्ट में बताया गया है डिक्लाइंड स्पेशीज के बारे में। तो इन स्पेशीज का क्या है, स्टेटस डिक्लाइन हुआ है और इन स्पेशीज में शामिल हैं कैपिया होआ कैक्टी। तो 82% स्पेशीज जो है इसकी वो एक्सटिंक्शन की रिस्क पर है और ये एंडेमिक है आटाकामा कोस्टल डेजर्ट में। एंड आटाकामा कोस्टल डेजर्ट ये पाया जाता है चिली में। तो इलीगल ट्रेड और ओशनिक फोक से इसको खतरा है। दूसरी स्पेशीज है ग्रैंड किनारिया जाइंट लिजर्ड। तो पहले ये थी लीस्ट कंसर्न में, अभी ये आ गई है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। इसको खतरा है इन्वेसिव कैलिफोर्निया किंग स्नेक से। तीसरी स्पेशीज है ग्रैंड किनारिया स्किंक। तो पहले ये थी लीस्ट कंसर्न में, अभी आ गई है इंडेंजर्ड में और इसको खतरा है इन्वेसिव हॉर्सशू व्हिप स्नेक से। फोर्थ स्पेशीज है इबीजा वर्ल्ड लिजर्ड। तो पहले ये थी नियर थ्रेटन्ड में, अभी आ गई है इंडेंजर्ड में और ये मिलती है स्पेन के इबीजा और फॉर्मेंट्रा आइलैंड्स में। आखिरी स्पेशीज है इसमें बोनियन एलिफेंट। तो ये है इंडेंजर्ड में और ये स्मॉलेस्ट एलिफेंट होता है। इसका फेस जो है वो बड़ा होता है और इसको खतरा है लोगों की हरकतों की वजह से, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से। और ये बोर्नियो सुमात्रा में पाया जाता है, सुमात्रा आइलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ में है डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो बढ़ गए हैं। 2005 में थे ये 1 बिलियन, अब 2023 में बढ़कर हो गए हैं ये 5.4 बिलियन। तो डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट बढ़ा है। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या होता है कि एनवायरमेंट में प्रेशर पड़ना, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ICT सेक्टर ने 1.5 से लेकर 3.2% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कंट्रीब्यूट किया है। जो ई वेस्ट है वो बढ़कर पहले से 10.5 मिलियन टन तक पहुंच गया है ग्लोबली। दो 2022 तक ये 30% बढ़ चुका है। तीसरा है इसमें वाटर फुटप्रिंट्स। तो डेटा सेंटर्स ने 460 टेरावाट आवर्स कंज्यूम किए हैं 2022 में और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि
26 तक ये डबल हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट में क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बताया गया है। डिजिटलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड मिनरल जैसे ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट का डिमांड जो है वो 2050 तक 500% बढ़ जाएगा। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, मिनरल्स को सिक्योर करने के लिए जो कंट्रीज हैं वो होर्डिंग करेंगी या ओवर प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगी, तो इससे और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। तो इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया है कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए, मतलब इस मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि एक चीज़ का दोबारा इस्तेमाल करना। दूसरा, जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं उनको और सख्त करने की ज़रूरत है। तीसरा, इन्वेस्ट किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी एंड R&D में। चौथा, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स को प्रमोट किया जाए। तो UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है उसके बारे में देखते हैं। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। इसका ऑब्जेक्टिव है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो ट्रांजिशनिंग इकोनॉमीज हैं उनको ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करना और उनकी हेल्प करना। मेंबर्स हैं इसके 195 नेशंस, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और ये पब्लिश करता है रिपोर्ट्स जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, एंड अभी जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। तो इन सबको ये क्या है, पब्लिश करता है। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट न्यूज़ में है आसाम में आई हुई बाढ़, और इस बाढ़ से क्या है 2 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। रीज़न क्या है फ्लड वल्नरेबिलिटी के। पहला है रिवर इंस्टेबिलिटी। तो ब्रह्मपुत्र और बराक ये क्या है यहाँ पर मेन रिवर्स हैं, तो ये ब्रेडेड हैं और अनस्टेबल हैं। हाई सेंटीमेंट चार्जेस की वजह से, स्टीप स्लोप्स की वजह से, एंड ट्रांसवर्स ग्रेडियंट की वजह से। दूसरा है जियोलॉजी। तो ये जो पूरा एरिया है ये सिस्मिक जोन का पार्ट है, और यहाँ पर क्या है सीवियर अर्थक्वेक भी रिवर इंस्टेबिलिटी का एक कारण बनते हैं। तीसरा है हाइड्रोमेटोलॉजी। तो वे ऑफ बंगाल में क्या है साइक्लोन्स आते रहते हैं, उसका भी असर पड़ता है इन ड्रेनेज एरियाज में। मतलब ये जो नदियां हैं इनका जो ड्रेनेज एरिया है उस पर इन साइक्लोन्स का असर पड़ता है। फोर्थ है क्लाइमेट चेंज। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर ओवरऑल देखा जाए तो बारिश कम हो रही है, लेकिन कुछ एरिया में क्या है रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, कहीं तो सूखा है और कहीं पर क्या है बारिश बहुत तेज हो रही है, बारिश की इंटेंसिटी बढ़ गई है। एग्जाम्पल के तौर पर आसाम में ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में लास्ट 30 ईयर्स में रेनफॉल इंक्रीज हुई है। फिफ्थ है इसमें ड्रेनेज कंजेशन। तो पहले क्या हुआ करता था, बारिश होती थी और ना जमीन होती थी पानी को सोखने के लिए, तो पानी सूख जाता था। लेकिन अब क्या है हर जगह कंस्ट्रक्शन हो गया है, रिवर्स पर इंक्रोचमेंट कर लिया है, तो एक प्रॉपर तरीके से निकासी नहीं है पानी की, जिस वजह से क्या होता है बारिश तेज होती है और पानी भर जाता है, फिर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। आखिरी पॉइंट है इसमें एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। तो वही है कंस्ट्रक्शन, रिवर बॉडीज का इंक्रोचमेंट, एम्बैक्समेंट, ये सब क्या करता है पानी की निकासी को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो प्रॉपर निकासी ना होने के चक्कर में बाढ़ का खतरा बन जाता है। रिकमेंडेशंस क्या दिए हैं इसमें, तो रिवर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ड्रेजिंग के थ्रू। दूसरा है फ्लड जोनिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए अकॉर्डिंग टू फ्लड फ्रीक्वेंसीज। तीसरा है मॉडर्न वेदर स्टेशन सेटअप किए जाएं। फोर्थ है फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन किया जाए। करेंटली क्या है बहुत पुराना हो चुका है स्ट्रक्चर, तो अब उसको मजबूत किया जाए फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स को। फिफ्थ है पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं और वेटलैंड्स जो हैं उनका रेजिग्नेशन किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ में है टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन ये 50,000 करोड़ क्रॉस कर गया है, एंड जो एक्सपोर्ट है वो 10,500 करोड़ पहुंच गया है।
और ऐसा पॉसिबल हो पाया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वजह से। तो इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाना और इंडिया को ग्लोबल हब बनाना टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन के लिए। तो इस स्कीम के तहत जो एलिजिबल कंपनीज हैं वो हैं ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कंपनीज, एमएसएमईज, जो फिलफिल करें स्पेसिफाइड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू क्राइटेरिया। तो बेनिफिट क्या है इसके? इसके तहत क्या होता है, जो कंपनीज हैं उनको पैसे से मदद की जाती है, यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उनकी इंक्रीमेंटल सेल के बेसिस पे। और जो उनकी इंक्रीमेंटल सेल होती है वो चेक की जाती है बेस ईयर से, जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं इंडिया में उस बेसिस पे। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव की डिटेल्स देखते हैं। इसका बेस ईयर है 2019 और 20, जिसकी बेसिस पे क्या है, इंक्रीमेंटल सेल देखी जाएगी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी कि पैसा दिया जाएगा। तो रेट ऑफ इंसेंटिव क्या है, 4 से 7% एमएसएमईज के लिए एंड 4 से लेकर 6% अदर्स के लिए। इसमें एडिशनल इंसेंटिव भी है 1% का अंडर डिजाइन लेड पीएलआई फॉर प्रोडक्ट्स डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। एलिजिबल प्रोडक्ट्स हैं इसमें 4 ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, 4G 5G नेक्स्ट जनरेशन रैन स्विचेस रूटर्स, ये सब क्या है एलिजिबल प्रोडक्ट्स हैं। टेन्यूर है स्कीम का, इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रैल 2021 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लिए 2021-22 से लेकर 25-26 तक। और जो एजेंसी प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करेगी इस स्कीम के तहत वो है सिडबी, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस स्कीम का बैकग्राउंड है, इसको लेकर आया गया था 2021 में। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं एंड एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए। और ये स्कीम कवर करती है 14 सेक्टर्स को, जिसमें आते हैं मोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल, स्पेशलिटी स्टील एक्सेट्रा। नेक्स्ट न्यूज में है सेक्शन 125 सीआरपीसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी है और इसमें डाइवर्स मुस्लिम वुमेन का जो राइट है मेंटेनेंस का अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, इसको अपहोल्ड किया है अगेंस्ट फॉर्मर हस्बैंड। तो जो सर्कुलर लॉ होते हैं उसके तहत जो भी रेमेडीज मिलती हैं उस उसके बीच में जो पर्सनल लॉज हैं वो रुकावट नहीं बन सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पर्सनल लॉज माने जाएंगे और जो सेकुलर लॉज हैं वो नहीं माने जाएंगे। तो पर्सनल लॉज क्या है, रुकावट नहीं बन सकते। करंटली जो मेंटेनेंस क्लेम है वो गवर्न किया जाता है अंडर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवर्स एक्ट 1986। तो सीआरपीसी के बारे में देखते हैं। ये लॉ गवर्न करता है मेंटेनेंस को, जो विधवा वाइफ्स होती हैं उनके लिए, बच्चों के लिए एंड पेरेंट्स के लिए। इसमें मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर कर सकता है कि पर्सन को मंथली अलाउंस देना होगा अपनी वाइफ के मेंटेनेंस के लिए डाइवोर्स के केस में। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट न्यूज में है म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट विद ताइवान। तो ये जो एग्रीमेंट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया एंड ताइवान के बीच में। और ये एक तरीके की लैंडमार्क अचीवमेंट है क्योंकि ये फर्स्ट बिलेटरल एग्रीमेंट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इंडिया की साइड से
एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। की पॉइंट्स हैं इसके। प्रोडक्ट्स जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के कंफर्मिटी में प्रोड्यूस्ड और हैंडल्ड हैं, ताइवान में सेल के लिए अलाउड किए जाएंगे इसके तहत। दूसरा इसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन एनपीओपी, ये क्या है, एक्रीडेशन के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इसका महत्व क्या है? जो मेजर इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि राइस, प्रोसेस्ड फूड, ग्रीन ब्लैक टी एक्सेट्रा, इनका जो एक्सपोर्ट है उसको ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट न्यूज में है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो ये एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जो इंडियन ओशियन रीजन पर फोकस करती है। इसका एम है मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैराइन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स और मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू को प्रायोरिटी देना। इसमें मेंबर हैं इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस और रिसेंटली बांग्लादेश भी इसमें ऐड हुआ है। ये ग्रुपिंग जो है वो 2011 में स्टार्ट हुई थी। तो स्टार्टिंग जब ये बनी थी तब इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स इसमें थे। बाद में मॉरिशस भी इसमें शामिल हो गया और अभी इसमें बांग्लादेश भी शामिल हो गया है 5वां मेंबर बनकर। और जो साइलस है वो इसका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मेंबर है। नेक्स्ट न्यूज में है फिश मिप इनिशिएटिव। तो फिश मिप इनिशिएटिव एक फिशरीज और मेराइन इकोसिस्टम मॉडलिंग प्रोजेक्ट है। ये 2013 में स्टार्ट हुआ था। इसमें 100 से ज़्यादा मेराइन इकोसिस्टम मॉडलर्स और रिसर्चर्स पूरे वर्ल्ड से शामिल हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ज़रिए से क्लाइमेट चेंज के मेराइन इकोसिस्टम्स और फिशरीज पर जो असर हो रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब इसके थ्रू समझने की कोशिश की जा रही है जो भी फिशरीज पे क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है उसको। इस इनिशिएटिव के तहत की गई प्रोजेक्शन के मुताबिक एक्सप्लोरेटेबल फिश बायोमास में 100% से ज़्यादा डिक्लाइन की उम्मीद है। और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसमें 2024 में फिशमेप 2.0 को लॉन्च किया गया है ताकि मॉडलिंग प्रोजेक्शन को और भी रिलायबल बनाया जा सके, मतलब और भी एक्यूरेटली बनाया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है फिशमेप 2.0 को। नेक्स्ट न्यूज़ में है मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये एक ग्लोबल ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है जो WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें मेडिकल डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फंक्शन क्या है कि ये पेपर बेस्ड लिटरेचर सर्च को रिप्लेस करता है और स्टैंडर्डाइज्ड डिवाइस को शामिल करता है। और इसमें यूरोपियन मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर और ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नोमेनक्लेचर जैसे इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ में है उमलिंगला पास। तो ये लोकेटेड है लद्दाख के ईस्टर्न में और ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है जो 19,024 फीट पर स्थित है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक के तहत इसको बनाया गया है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जुड़ने में मदद करता है और
लोकल कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है। साथ ही जो लद्दाख में टूरिज्म है उसको भी ये बूस्ट करता है। नेक्स्ट न्यूज़ में है हाइड्रोजन लाइन, 21 सेंटीमीटर लाइन। तो हाइड्रोजन लाइन या 21 सेंटीमीटर लाइन ये एक स्ट्रॉन्ग, सॉरी, एक एटॉमिक हाइड्रोजन द्वारा एमिट किया गया स्पेक्ट्रल लाइन है। तो क्या होता है, जब हाइड्रोजन एटॉम के इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करते हैं, तब ये 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ की लाइट इमिट करता है। और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? इस लाइन का इस्तेमाल रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स में होता है, जैसे सोलर सिस्टम और मिल्की वे के मैपिंग में, और डार्क मैटर के डिटेक्शन में। नेक्स्ट न्यूज़ में है सेल्वीनिया मोलेस्टा। तो ये एक इन्वेसिव एक्वेटिक फन है जो ओरिजिनली ब्राज़ील का नेटिव है। तो मध्य प्रदेश के सरनी रिजर्वॉयर में क्रैक्टोबैकस सेल्विनिया बीटल का इस्तेमाल से इस वीड को इरेडिकेट किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इसका काफ़ी असर पड़ा है केरला, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के इकोसिस्टम पे। जो आखिरी न्यूज़ है वो रिलेटेड है ऑस्ट्रिया से। तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये साउथ सेंट्रल यूरोप में स्थित है। इसकी बॉर्डर लगी हुई है 8 कंट्रीज से, जिसमें जर्मनी, इटली भी शामिल है। और जो कंट्रीज हैं वो हैं चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ये सारी कंट्रीज। और इसका कैपिटल जो है वो है वियना। अब यहाँ पे क्या होता है, हाल ही में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए थे, तो इसलिए क्या है, ये न्यूज़ में है। और इसकी जोग्राफिकल फीचर में देखें हम, तो जो माउंटेन रेंज है वो है एल्प्स, मेजर रिवर है दनूबे, लार्जेस्ट लेक है इसमें, सॉरी लेक नहीं दी, लेक इसमें मिस हो गई, इसमें लार्जेस्ट लेक के बारे में भी दिया रखा था। जो विजन आई है इसका पीडीएफ है, तो आप है ना उससे पढ़ सकते हैं। ये तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं उससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।